नमस्कार, जय हिंद। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के 19 जुलाई से होने वाले एग्जाम के लिए बिहार स्पेशल प्लस जीके जीएस के इस ब्रह्मास्त्र क्लास में मैं कौशिक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। 10 सेट के इस सीरीज में इसमें पूछे गए प्रश्नों पर आधारित जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं उन सभी को शामिल किया गया है। तो आप एग्जाम में जाने से पहले इन सभी प्रश्नों को रट्टा मार लीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगन राजस्थान राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम देखते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वमान्य काल है वो कब से कब तक माना गया है? तो ये माना गया है 2400 ईसा पूर्व से लेकर कितना 1700 ईसा पूर्व तक। इस काल को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम सहनी ने। साथ में सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे बड़ा स्थल माना जाता है वो किसे माना जाता है? हड़प्पा को माना जाता है। किसे माना जाता है? हड़प्पा को माना जाता है। नेक्स्ट है, याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह वाला नगर है वो दो है, एक लोथल और दूसरा है सुतकोटदा। कौन सा है? सुतकोटदा। तो ये दोनों प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। इसकी खोज दयाराम सहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। और नेक्स्ट है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? ये सिंधु नदी के तट पर क्या है? स्थित है। ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये भी सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में क्या है? स्थित है। ये लरकाना जिला में स्थित है। तो ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, जिसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ईंटों का अलंकरण जो सिंधु घाटी सभ्यता में है वो कालीबंगा से मिला है। कहां से मिला है? कालीबंगा से। कालीबंगा आपको बता दे कि घग्गर नदी के तट पर, ये कहां है? घग्गर नदी के तट पर राजस्थान के, ये भी किस राज्य में है? राजस्थान में है। तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। कहां स्थित है? हनुमानगढ़ जिला में क्या है? स्थित है। चलिए, आज का अगला प्रश्न देखते हैं कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है कहां से? हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष जो मिले हैं वो मिले हैं सुरकोटदा से। कहां से मिले हैं? सुरकोटदा से। आपको बता दे कि यहां पर घोड़े के अवशेष जो सुरकोटदा से मिले हैं और कई चीजें अलग अलग क्षेत्रों से मिला है, जैसे जोता हुआ खेत मिला है कालीबंगन से। लोथल को आपको बंदरगाह वाला नगर कहा जाता है। तो यहां पे जैसे सुरकोटदा की बात करें तो ये दास्क नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित? दास्क नदी के तट पर स्थित है। ये पाकिस्तान के मकरान में, मकरान क्षेत्र में क्या है? ये पाकिस्तान के मकरान क्षेत्र में क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है कहां से? तो ये मिला है कालीबंगन से। कहां से मिला है? कालीबंगन से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मैंने पहले बताया कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो क्या है? सबसे बड़ा स्थल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। बिहार के लोगों, बिहार के स्टूडेंट को मौर्य साम्राज्य पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य भारत का पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने अखंड भारत की संकल्पना की थी। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं हम। जैसे मौर्य जो साम्राज्य था उसके संस्थापक कौन थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की सहायता से इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराने के बाद, किसे? घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश के गद्दी पर बैठा था।
इसने 322 ईस्वी पूर्व में, कब 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की गद्दी पर कौन बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य बैठा था। साथ में बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। और इसने अपनी अंतिम सांस कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ली थी। इसके बाद क्या आता है चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड कुछ और बातें, जैसे 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया, और उसने क्या किया? हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी कार्नेलिया की शादी किससे कर दी? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने जो जैन धर्म की शिक्षा ली थी वो किससे ली थी? वो भद्रबाहु से ली थी। किससे ली थी? भद्रबाहु से। और इसी के टाइम में जो इंडिका पुस्तक था, आपको पता होगा, इंडिका कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? वो है मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। नेक्स्ट है, हम बात करते हैं अशोक। इस काल में अशोक सबसे महान राजा हुआ है। तो अशोक, सबसे पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो यह वर्णन हुआ है विशाखा दत्त के बुक में। किसके बुक में? विशाखा दत्त के बुक में। हम यहां पे बात करते हैं थोड़ा सा अशोक की। तो अशोक का जो जन्म हुआ था, अशोक सबसे पहले काफी महान राजा हुआ। अशोक जो राजगद्दी पर बैठा था वो कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व में बैठा था। कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व में। अशोक की जो माता थी उसका नाम क्या था? सुभ्रांगी। कौन था? सुभ्रदांगी। नेक्स्ट है, अशोक जब राजगद्दी पे बैठा था उस टाइम कहां का राज्यपाल था? तो वो अवंती का राज्यपाल था। याद रखिए, कहां का था? अवंती का राज्यपाल था, जिसके बाद वह क्या बना? एक सम्राट बना था। आगे है कि अशोक का नाम जो अशोक है, यह कैसे पता चलता है कि अशोक का नाम अशोक है? तो यह पता चलता है मास्की, अशोक के मास्की लेखों से, अभिलेख से। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि किस अभिलेख में पता चलता है कि अशोक का नाम अशोक है? तो वो पता चलता है आपको मास्की अभिलेख से। याद रखिएगा, मास्की। अगला प्रश्न देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां गुजारे थे? तो पहले ही मैं इसका जिक्र कर लिया हूं कि कहां गुजारा था? श्रवणबेल गोला में। कहां पे? श्रवणबेल गोला में उसने अंतिम सांस ली थी। अगला है, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के थे। जो हमने बताया उससे पता चल गया होगा आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला राजा था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो ये आया, आपको बता दे, कि कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद अशोक के जो व्यक्तित्व में, उसके मन में, उसकी सोच में सब कुछ क्या हो गया था? बदल गया था। अशोक के जो शिलालेख है उससे कई बातें पता चलता है। आपको बता दें कि सबसे पहले जो ये कलिंग युद्ध है, अशोक के 13वें शिलालेख में ये पता चलेगा। जब आप 13वें शिलालेख देखेंगे तो इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन हुआ है, जिसमें पता चलता है कि अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई इस शिलालेख में। और आपको बता दे कि इसके बाद अशोक के मन में बिल्कुल परिवर्तन आ गया। युद्ध करना अशोक छोड़ दिया। जनता के प्रति पिता पुत्र के भांति व्यवहार करना वो उसने क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। साथ में अशोक के जो पहले शिलालेख है जिसमें पशु बलि की निंदा की गई है। किसकी निंदा की गई है? पशु बलि की निंदा की गई है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक, आप सभी को अभी ही बताया हमने कि किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन था? बिंदुसार। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार, और बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन थे? मौर्य सम्राट अशोक। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो सेल्यूकस को इसने पराजित किया था किस वर्ष? 305 ईसा पूर्व में। कब किया था? 305 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो देवनाम प्रिय के नाम से अशोक ही क्या है? विख्यात है।
अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है? तो ये है उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से क्या करती है? लगती है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी तटरेखा जो है गुजरात की तटरेखा है। किसकी तटरेखा है? गुजरात की तटरेखा। आप मैप पे देखेंगे सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीयों में से किससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा क्या होती है? गुजरती है। जिसमें यहां पर कौन कौन राज्य है? तो यहां पे नहीं गुजरती है की बातें कही गई है। तो यहां पे उत्तर प्रदेश से नहीं, बाकी झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी से होकर कर्क रेखा क्या होती है? गुजरती है। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये कर्क रेखा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो अभी हमने जिक्र किया इसका 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा क्या होती है? गुजरती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य रामेश्वरम द्वीप स्थित है। कौन सा द्वीप स्थित है? रामेश्वरम द्वीप स्थित है। नेक्स्ट है कि मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? तो समुद्री पार्क घोषित किया है कच्छ की खाड़ी को। किसे किया है? कच्छ की खाड़ी को। अगला प्रश्न है, भारत में जंगली गधे खोर निम्नलिखित में से कहां पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कच्छ के रण में। कहां पाए जाते हैं? कच्छ के रण में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र से स्थित है? तो बस्तर क्षेत्र में जो स्थित है वो है आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। आपको बता दें कि आपके एग्जाम तक कंटिन्यू हमारे चैनल के माध्यम से जीके, जीएस और प्लस हिंदी की तैयारी करवाई जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत से आपके लिए क्लास लेकर हम आ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क कौन नहीं जानता? यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य कौन इसमें से नहीं था? तो वो नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। बाकी गोपालाचारी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी और बी आर अम्बेडकर, ये तीनों क्या थे? इसके सदस्य थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति के सदस्य नहीं था? तो ये प्रश्न हो गया है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव रखने वाला कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे कौन? वीएन राव, वेनेगल नरसिंह राव। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न की बातें करते हैं, वो देख लीजिए। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य में जो लोहा की प्राप्ति होती है वो किससे होती है? वो पालक से होती है। पालक में अधिक मात्रा में लोहा क्या होता है? पाया जाता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? लोहे मतलब पालक का सेवन करना चाहिए। हरी साग सब्जी आपको क्या करना चाहिए? खाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। उससे पहले हम कुछ संविधान से रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं, जो हमने ऊपर दिखाई संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष। वहीं पे बात करते हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको बता दें कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और इसी में
क्या हुआ था कि सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था इसी दिन। इसके अलावा हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। वहीं पे बात करें कि शासन प्रणाली जो संसाधनात्मक, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वो कहां से लिया गया था, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था। कहां से? यूएसए के संविधान से। साथ में जो एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता, ये कहां से लिया गया था? यूके से, यानी ब्रिटेन से लिया गया था। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। आयरलैंड से क्या लिया गया था? तो ये नीति निर्देशक तत्व लिया गया था। क्या लिया गया था? नीति निर्देशक तत्व लिया गया था। कहां से? आयरलैंड के संविधान से। वहीं पे प्रस्तावना जो है हमारा, या समवर्ती सूची, या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। अब आपातकाल की बात करें तो आपातकाल लिया गया था जर्मनी के संविधान से। हमारे संविधान का अलग अलग देशों से कई सारे स्रोत हैं। साथ में हम बात करें कि कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था लिया गया था। वहीं पे हम बात करते हैं अगर कि रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया था। क्या लिया गया था? मौलिक कर्तव्य लिया गया था। वहीं पे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन लिया गया था। ये सारी चीजें अलग अलग देशों से ली गई स्रोत है। अगला प्रश्न है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो लौह तत्व जो भरपूर पाया जाता है वो है हरी सब्जियां। इसीलिए कहा जाता है कि हरी साग सब्जियां क्या करना चाहिए? खाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मैसूर में। कहाँ स्थित है? मैसूर में। अगला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है कि आंख की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होता है? तो यह होता है नेत्रगोलक के छोटा होने के कारण। किसके कारण? नेत्रगोलक के छोटा होने के कारण। अगला है, हैजा का क्या कारण होता है? तो हैजा का कारण होता है जीवाणु। क्या कारण होता है? जीवाणु के कारण क्या होता है? हैजा होता है। अगला प्रश्न है कि खसरा रोग का कारण क्या है? तो खसरा रोग का कारण है आपका क्या? यहां पर विषाणु। क्या कारण है? विषाणु है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी किया जाता है। क्या किया जाता है? कीमोथेरेपी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहां पर? बोध गया में। कहां पर हुई थी? बोध गया में। अगला प्रश्न देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहां हुआ था? संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। कहां हुआ था? वाराणसी। इनके जो बुक है वो कौन सा है? बीजक। याद रखिए कौन सा है? बीजक। काफी फेमस है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था कहां पर? कुशीनगर में। कहां हुआ था? कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था कौन? सर पैंथिक लॉरेंस। किसने किया था? सर पैंथिक लॉरेंस ने। अगला प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसमें जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था वो है विलियम वुड। कौन है? विलियम वुड। बाकी स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस इसके सदस्य थे। अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष था कौन था? तो ये था जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था कौन?
बेब मिलर था। कौन था? बेब मिलर। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद सबसे पहले जो सत्याग्रह से जुड़े थे, आंदोलन से जुड़े थे, वो था चंपारण में। कहाँ था? चंपारण में, जो नील की खेती से रिलेटेड क्या था? सत्याग्रह था। अगला है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली मारा गया? तो कैप्टन सैंडर्स को गोली मारा था कौन? भगत सिंह ने। किसने मारा था? भगत सिंह ने। नेक्स्ट है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? उस टाइम भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है कि जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल माइको डायर की हत्या की थी उधम सिंह ने। किसने की थी? उधम सिंह ने। अगला प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था किसने? भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन? तो भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है। कहां स्थित है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट, कनिष्क की राजधानी कहां थी? तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। कहां थी? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पुरुषपुर। अगला प्रश्न है कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? तो इसका कारण था गंधार कला। क्या कारण था? गांधार कला। नेक्स्ट, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश थे? तो ये थे स्कंद कार्तिकेय के क्या थे? समतुल्य थे। अगला प्रश्न है, कालिदास की कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। कौन सी वो कृति है? तो आपका है अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट, वर्तमान में गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? तो यह है गुप्त युग को। किस युग को है? गुप्त युग को है। नेक्स्ट, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखी है? तो इसे लिखा है कालिदास ने। किसने लिखा है? कालिदास की प्रसिद्ध कृति है। अगला प्रश्न है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो कविराज कहा गया है, आपको बता दूं, कि समुद्रगुप्त को। इसे कहा गया है समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। कब हुआ? गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल में जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे वो थे विष्णु। कौन थे? विष्णु। नेक्स्ट है कि इतिहासकार वीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा है? तो भारत का नेपोलियन कहा गया है किसे? समुद्रगुप्त को। किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो अजंता कलाकृतियां का संबंध है गुप्त काल से। किससे? गुप्त काल से। नेक्स्ट, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से। किससे जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कहां आया था? भारत आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है किस युग को?
गुप्त काल को। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख में। भारत में सती प्रथा खत्म करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। किसे जाता है? राजा राम मोहन राय को। इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में इसे क्या किया था? खत्म करवाया था। अगला प्रश्न है, फाहियान कहाँ का निवासी था? ये चीन का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? फाहियान और ह्वेनसांग दोनों कहाँ का रहने वाला था? ये चीन का रहने वाला था। इस तरह से आज का क्वेश्चन आंसर सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम तक कंटिन्यू जीके जीएस प्लस हिंदी की हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी करवाई जाएगी। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु की कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। तो इसे कहा जाता है एपोप्टोसिस। क्या कहा जाता है? एपोप्टोसिस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो लसिका कोशिकाएं बनती है तिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, स्प्लीन। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है? तो डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। तो मकड़ी में क्या पाई जाती है जो एक कीट से भिन्न होती है? तो मकड़ी के कुल 8 टांगे होती है, इसी कारण मकड़ी कीट से भिन्न होती है। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में नई प्रतिजैविक की दाव से निकाला गया है जहरीले। आपको बता दें कि ये निकाला गया है मेढक से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक करी है? तो आर्कियोपेटेरिक्स जिन प्राणियों के बीच की योजक करी है वह है सरीसृप व पक्षी। कौन है? सरीसृप व पक्षी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उड़ने वाला स्तनपायी है। तो आपको बता दें कि उड़ने वाला जो स्तनपायी है वो है चमगादड़। कौन है? चमगादड़। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं। तो हेलोफाइट्स जो होते हैं वो किस में अच्छी वृद्धि करते हैं? तो ये अच्छी वृद्धि करती हैं क्षारीय मृदा में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि एक परजीवी पर दूसरे परजीवी आश्रित रहने को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है उपपरजीविता। क्या कहा जाता है? उपपरजीविता। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण संभव है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? तो यह कथन है न्यूटन का। किसका है? न्यूटन का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि? तो ये इसलिए छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से क्या है? वहाँ पे पृथ्वी की तुलना में अत्यंत अल्प है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जी का मान क्या हो जाएगा? जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है।
अगला प्रश्न है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या हो जाता है। तो चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार घट जाता है। क्या होता है, द्रव्यमान तो सेम रहता है लेकिन भार क्या हो जाता है, घट जाता है। अगला प्रश्न है रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट आपको बता दें कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बल का गुणनफल है। तो आपको बता दें कि बल का गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। बल किसका गुणनफल है, द्रव्यमान और त्वरण का। अगला प्रश्न है धन आवेश आयन कहलाता है। तो धन आवेश आयन कहलाता है कैटायन का। किसका, कैटायन का। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि ऋण आवेशित आयन कहलाता है। तो ऋण आवेशित आयन आपको बता दी कि ये कहलाता है एनायन का। किसका कहलाता है, एनायन का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। तो सामान्य ट्यूबलाइट में आपको बता दें कि ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। क्या होता है, ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। अगला प्रश्न है कि पानी में फिटकिरी मिलाई जाती है। तो पानी में फिटकिरी इसके लिए मिलाई जाती है क्योंकि बैक्टीरिया को मारने के लिए। पानी में फिटकिरी बैक्टीरिया को मारने के लिए मिलाई जाती है। अगला प्रश्न है कि रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो रेडियम प्राप्त किया जाता है पीच ब्लेंड से। किससे किया जाता है, पीच ब्लेंड से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है। तो मरकरी को लोहे के पात्र में रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गैसोहोल गैसोलीन और किसका मिश्रण है। तो आपको बता दें कि ये इथाइल अल्कोहल का क्या है, मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे भारी धातु है। तो आपको बता दें कि सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। कौन है, ऑस्मियम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु कौन सा है। तो सबसे हल्की धातु है कौन सा, ये लिथियम है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। कौन सा तत्व है, सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पारे का प्रमुख अयस्क है। तो पारा का प्रमुख अयस्क है सीनेबार। क्या है, सीनेबार। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है चांदी का अयस्क है। तो चांदी का अयस्क आपको बता दें कि अर्जेंटाइन। क्या है, अर्जेंटाइन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन करता है। तो डीएनए रहित होने पर भी जो द्विगुणन करता है वो है तारक केंद्रक। कौन है, तारक केंद्रक। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में लीडिंग कोशिका पाया जाता है। तो स्तनधारियों में लीडिंग कोशिका वृषण में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, वृषण में पाया जाता है। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो क्रोमोसोम में आपको बता दें कि डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन ये सभी पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है। तो सोडियम धातु को किस में डुबाकर रखा जाता है। तो ये रखा जाता है किरोसिन में डुबाकर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूरिया का रासायनिक नाम है। तो यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। तो यूरिया का रासायनिक नाम है कार्बामाइड। क्या है, कार्बामाइड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है कहलाता है। वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है उसे वो है आपका आयोडीन। कौन सा तत्व है, वो है आपका आयोडीन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पारा मरकरी का लैटिन नाम है। तो पारा का लैटिन नाम है हाइड्रा गैरम। क्या है, हाइड्रा गैरम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सीसा का लैटिन नाम क्या है? तो सीसा का लैटिन नाम है अर्जेंटम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे कठोर पदार्थ है। तो सबसे कठोर पदार्थ आपको बता दे कि हीरा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल होता है। तो आपको बता दे कि शुद्ध जल ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। ये क्या होता है? ये उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। अगला प्रश्न, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी है? तो मलेरिया को भगाने में, मलेरिया बीमारी को ठीक करने में जो सबसे कारगर औषधि है वो है क्लोरोक्विन। क्या है? क्लोरोक्विन। अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था सीवी देसाई ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अक्रिय गैसों की खोज किसने की? तो आपको बता दे कि अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने की थी। किसने की थी? रैमजे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट क्या होता है? तो आपको बता दे कि जब आप खाना पकाएंगे तो सर्वाधिक मात्रा में आपका विटामिन क्या होगा? नष्ट होगा। अगला प्रश्न है कि सिंदूर का रासायनिक नाम है। तो सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाइसोसोम बनता है। तो लाइसोसोम आपको बता दे कि किससे बनता है? ये गोल्गी का है। लाइसोसोम कहाँ बनता है? गोल्गी का में। अगला प्रश्न, विभिन्न जातियों के ex-situ संरक्षण के लिए निम्न में से कौन संबंधित है? तो इसमें आपका संबंधित है कौन? जर्म प्लाज्म बैंक। कौन संबंधित है? जर्म प्लाज्म बैंक। अगला प्रश्न है कि जन्म के बाद मानव किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है तंत्रिका में। किसमें? तंत्रिका में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो नियंत्रण में जो उत्तरदायी है वो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, जीन है। तो जीन क्या है? तो आपको बता दे कि जीन डीएनए का एक भाग है। क्या है? डीएनए का एक भाग है। अगला प्रश्न है कि लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है? तो ये दिखाई पड़ता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण। किसके कारण? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण।